वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज से हम नीट 2024 में आए एग्जाम में आए हुए जो भी क्वेश्चन थे बायोलॉजी के उनको हम सॉल्व करेंगे। हम एक एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम 3 से 4 वीडियो में नीट की बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे, चाहे वो जूलॉजी के रहे हों चाहे वो बॉटनी के रहे हों, सारे हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। टॉपिक वाइज हम उनको डिस्कस करेंगे और उनका डिटेल्ड सोल्यूशन देखेंगे। तो बिना टाइम गवाए हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वो एक डिटेल सोल्यूशन होगा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आया हुआ था जो सेल बायोलॉजी की यूनिट से था, सेल की यूनिट से था, उसका जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि जो न्यूक्लियोलस होता है, मैच द कॉलम का क्वेश्चन था। ये न्यूक्लियोलस होता है, ये जो होता है ये एक्टिव साइट होता है राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस के लिए। दूसरा दिया हुआ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो होता है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है कार्ट व्हील के लिए। ये कार्ट व्हील जो है ये कार्ट व्हील है ये सीलिया और फ्लेजिला में पाया जाता है। सीलिया और फ्लेजिला में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कार्ट व्हील सेंट्रियोल की ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट हमें पता है कि कहीं ना कहीं ये स्टोरेज ऑर्गन होता है, स्टोरिंग न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है। हमें पता है जो हमारा जो ल्यूकोप्लास्ट है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। 3 तरीके का होता है। पहला होता है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट जो होता है ये स्टार्च की सिंथेसिस और उसको स्टोर करता है। दूसरे टाइप का जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो होता है इलियोप्लास्ट। वो होता है इलियोप्लास्ट। ये इलियोप्लास्ट क्या करता है, लिपिड की सिंथेसिस और उसका स्टोरेज करता है। तीसरे टाइप का जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो होता है प्रोटीनोप्लास्ट और ये क्या करता है, प्रोटीन का स्टोरेज करेगा। तो 3 प्रकार के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च के लिए, एमाइलोप्लास्ट होता है स्टार्च के लिए, इलियोप्लास्ट होता है लिपिड के लिए और प्रोटीनोप्लास्ट होता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए और उसके स्टोरेज के लिए। जो चौथा इसका ऑप्शन है गोल्जी एपेटस, ये हमें पता है कि कहीं ना कहीं साइट होती है ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन के लिए। तो हम ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं। पहले का थर्ड से अगर मिला रहे हैं, पहले का थर्ड 2 में है, इसमें भी है और इसमें भी है। दूसरा देख लेते हैं बी का सेकंड ये मिल रहा है, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। और देख लेते हैं सी का फोर्थ भी है, डी का 1। तो इस प्रकार हमारा एक आंसर हो गया। पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर नंबर 1 होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ये भी मैच द कॉलम है और ये भी सेल बायोलॉजी की यूनिट से आया हुआ है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है जो एक्सोनीम है, हमें अभी पहले ही बताया था। जो एक्सोनीम होता है ये सिलिंड्रिकल पार्ट होता है किसी भी सीलिया और फ्लेजिला का। ये बीच में पाया जाता है, सिलिंड्रिकल पार्ट होता है किसी भी सीलिया और फ्लेजिला का। तो ये जो एक्सोनीम है ये कहीं ना कहीं सीलिया फ्लेजिला से मैच कर देंगे। कार्ट व्हील जो पैटर्न है अभी हमने बताया हुआ है, पीछे ही डिस्कस किया, ये सेंट्रियोल में पाया जाता है। क्रिस्टा यहाँ लिखा हुआ है, क्रिस्टा ना होकर ये क्रिस्टी है। क्रिस्टी जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर फोल्डिंग जो होती है उसको कहते हैं। जो ये सैटेलाइट है ये कहीं ना कहीं क्रोमोसोम का पार्ट होता है। हमें पता है कि जैसे कोई क्रोमोसोम है, ये आपका कोई क्रोमोसोम है, इसमें 2 आर्म होती है। इस वाली आर्म को पी आर्म कहते हैं, इस वाली आर्म को क्यू आर्म कहते हैं। जो पी आर्म होती है वो शॉर्ट होती है या स्मॉल होती है, ये क्या होती है, ये लार्ज होती है। यहीं पे ये हमें पता है कि ये जो होता है ये कहीं ना कहीं सेंट्रोमियर होता है और यहां पे पाया जाता है सैटेलाइट। क्या पाया जाता है, सॉरी, यहां पाया जाता है सैटेलाइट। सैटेलाइट तो ये कहां पे पाया जाएगा, शॉर्ट आर्म में। तो याद रखिएगा, कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस क्रोमोसोम की किस आर्म में पाया जाता है, शॉर्ट आर्म में पाया जाता है। ये जो हमारा सैटेलाइट है ये करता क्या है,
कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। 1 का सेकेंड किस में है? 1 का सेकेंड इसमें भी है, इसमें भी। आगे वाला देख लेते हैं। बी का वन यहाँ पे मिल रहा है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। तीसरा क्वेश्चन है, ये बोला गया है यहाँ पे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। सही बात है, दोनों ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं और सेमी ऑटोनोमस होते हैं ये, क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए पाया जाता है और ये अपनी प्रोटीन की सिंथेसिस भी खुद कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रोटीन की सिंथेसिस। दूसरा इन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। नहीं, दोनों ही होती हैं परमिएबल, लेस कोई नहीं होता, दोनों ही होती। तो मतलब ये है कि इनका जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट जो सेकेंड है वो इनकरेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा 3rd। चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि ये सेल साइकिल से आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें मियोसिस जो डिवीजन होता है उससे क्वेश्चन आया हुआ है। जो पहला स्टेटमेंट 1 है कि क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। देख लेते हैं। हमें पता है कि जब मान लीजिए ये कोई इंटरफेज है, हम रफली बना रहे हैं, ये कोई इंटरफेज है। ये जब इंटरफेज के बाद हमें पता है ये जब मियोसिस डिवीजन करेंगी तो जाएंगी सबसे पहले प्रोफेज में। प्रोफेज में भी कहीं ना कहीं क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन के फॉर्म में ही होता है। फिर प्रोफेज जो होता है उसकी बहुत सारी सब स्टेजेज होती हैं। तो उसकी जो सब स्टेजेज होती हैं उसमें होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो ये कह रहा है कि जो लेप्टोटीन में है वो क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है प्रोफेज में, इसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। और क्रोमेटिन में क्या होता है? क्रोमेटिन में होता है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। जो न्यूक्लिक एसिड होता है यहाँ पे उसको हम डीएनए कहेंगे। डीएनए होता है। प्रोटीन यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन भी होगा प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होगा। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एक पॉजिटिव प्रोटीन होती है, बेसिक प्रोटीन होती है। बेसिक क्यों होती है? क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज के जो अमाइनो एसिड हैं ये पॉजिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें 2 अमाइनो एसिड जो पाए जाते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, जो जिनका एग्जाम्पल है आर्जिनिन और लाइसिन। ये दोनों की वजह से क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं। तो अगर जब क्रोमेटिन होता है, ये जो क्रोमेटिन है आपका, इसको ले आते हैं और समझ लेते हैं थोड़ा सा। जो क्रोमेटिन है, जब ये क्रोमेटिन होता है तो ये क्या करेगा? डीएनए को कहीं ना कहीं पैक्ड करेगा। डीएनए को पैक्ड करेगा किसमें? न्यूक्लियोसोम में। हमें पता है डीएनए जो पैकेजिंग होती है वो न्यूक्लियोसोम में होता है। न्यूक्लियोसोम में पैकेजिंग करेगा। और अगर पैकेजिंग होनी है तो ये क्रोमेटिन क्या हुआ? न्यूक्लियोसोम में पैक हो गया। लेकिन अगर इस क्रोमेटिन का अगर ये सेल डिवीजन में चली गई तो इसी को हम क्रोमोसोम बोल देते हैं। तो इस क्रोमेटिन और क्रोमोसोम दोनों कुछ नहीं है, एक ही है। अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो वहां क्रोमोसोम बोल देते हैं, अगर पैकेजिंग हो रही है तो वहां पे क्रोमेटिन बोल देते हैं। हाँ, क्रोमेटिड्स जो होते हैं उनका कॉन्सेप्ट अलग है। जब एस फेज में ऐसे बन जाता है क्रोमोसोम से तो ये क्रोमेटिड्स होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, तो ये पहले कह रहे हैं कि क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। देख लेते हैं, हमने अभी जैसे बताया हुआ है, अभी जैसे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे हमने बताया हुआ है कि जो प्रोफेज 1 होता है उसको हमने
कई पार्ट में पढ़ा था, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिन। तो लेप्टोटीन में क्या हो रहा था, हमने प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने पढ़ा हुआ है सेल डिवीजन को, मियोसिस लेक्चर नंबर 3 इसी चैनल पे आपको मिलेगा, उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। लेप्टोटीन में क्या हुआ था, क्रोमोसोम क्या हो रहे थे, आके कहीं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आके चिपक जा रहे थे, तो इसको कहा था बुके फॉर्मेशन, हमने बुके फॉर्मेशन कहा था। जाइगोटीन में क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं जो ये क्रोमोसोम जो आके एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे अटैच हुए थे, ये कहीं ना कहीं पेयरिंग करने लगते थे। जैसे पेयरिंग करते थे तो इस पेयरिंग को जो होमोलोगस क्रोमोस था, इसको हम सिनेप्स कहा था, हमने सिनेप्स कहा था। और ये जो सिनेप्स बना था, ये बीच बीच में इसमें क्या था, इसमें ऐसे एक प्रोटीन कुछ जिससे ये अटैच था, जिसको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहा था। ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है, ये जाइगोटीन में आ जाता है, यहीं पे क्रॉसिंग ओवर भी स्टार्ट हो जाता है। फिर पैकिटीन में हमने बताया था कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर डाइकाइनेसिस हमने क्या कहा था, जो क्रोमोसोम जो क्रॉसिंग ओवर जो हुआ है, मान लीजिए इस क्रोमोसोम का जो क्रॉसिंग ओवर हुआ था, ये ऐसे जो इंटर एक्सचेंज हुए थे, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स से, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ था, तो ये क्या होते हैं, दोनों सेपरेट हो जाते हैं, दोनों इनके जो आर्म होते हैं, ये मान लीजिए सेपरेट हो गए यहाँ पे। तो इनमें कुछ पार्ट लगा रहता था, इस कुछ पार्ट लगा रहता था, अब दोनों सेपरेट भी हो रहे थे, तो इसको यहाँ पे हमने क्या कहा था, क्याजमेटा, क्याजमेटा। और जो यहाँ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था, ये डिसोसिएट हो जा रहा था, तो जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था वो डिसोसिएट हो गया था। तो सही बात है, डिप्लोटीन में क्या होता है, जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसोसिएट हो जाता है। तो यहीं पे बताया हुआ है इन्होंने, द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल दोनों ही सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये हमने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है, हमारे इसी चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है लेक्चर नंबर 3 में, आप उसको जाके देख सकते हैं एक बार। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ये भी क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से ही और सेल साइकिल की जो भी हमने स्टेजेस बताई हुई है, हमने अभी पीछे ही डिस्कस किया हुआ है, उसी के हेल्प से हम कर लेते हैं कि जैसे हमने बताया था कि प्रोफेज में कौन कौन सी स्टेजेस होती। तो प्रोफेज जो 1 होता है मियोसिस का, उसमें होती है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन में कहीं ना कहीं जो हमारा थ्रेड लाइक क्रोमोसोम होते हैं, और ये जाके कहीं एक न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वहां से जाके अटैच हो जाते हैं, यहीं पे बुके बन जाता है, बुकेट फॉर्मेशन हो जाता है। फिर जो जाइगोटीन होता है हमारा, वहां पे क्या होता है, जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो बन जाता है, सिनेप्सिस हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है होमोलोगस क्रोमोसोम की। फिर पैकेटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। क्यों हो जाता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर को ही रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम पाया जाता है रिकॉम्बिनेज। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, क्याजमेटा बन जाता है। क्याजमेटा जब बन जाएगा तो जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसोसिएट हो जाता है, और जैसे डिसोसिएट होगा आगे डाइकाइनेसिस में क्या होगा, सारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ईआर की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, वो डिसअपियर हो जाएगी, क्रोमोसोम और जो है मोटे होने लगेंगे। इतने इवेंट होते हैं। तो यही पूछा हुआ है डाइकाइनेसिस पहला। तो इसमें क्या कहा, क्रोमोसोम लाइक थिन थ्रेड कंप्लीशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ क्याजमेटा। तो डाइकाइनेसिस में एक और इवेंट होता है जिसको हम कंप्लीशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ क्याजमेटा, यहाँ पे क्याजमेटा का भी टर्मिनेशन हो जाता है। जो डाइकाइनेसिस में बना होता है, डिप्लोटीन में बना होता है, और डाइकाइनेसिस में क्याजमेटा का जो है वो टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। पैकिटीन में क्या है, पैकिटीन में कहीं ना कहीं अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेस नोड्यूल्स, ठीक है। फिर जाइगोटीन में क्या है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। लेप्टोटीन में क्या है, लेप्टोटीन में कहीं ना कहीं जो क्रोमोसोम है हमारा वो थ्रेड लाइक दिखता है, तो हम इसको मिला लेते हैं
ए का सेकंड देखे किसमें, 2 में, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये थर्ड लेक्चर हमने इसी में बार बार बता रहा हूं आपका, इसी चैनल पे जो सेल डिवीजन का लेक्चर नंबर 3 है उसमें हमने सारा एक्सप्लेन किया हुआ, आप जाके एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर सेल साइकिल से ही आया हुआ है, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन कुछ स्टेज दी गई है, हमें पता है, इसको करने से पहले हम देख लेते हैं, हमें पता क्या, और उसके बाद क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें पता है जब सेल डिवीजन की होता है सबसे पहले इंटरफेज आता है, इंटरफेज में की जो फेजेज होती है उसमें G1 होता है, S होता है, G2 होता है, G2 के बाद M फेज आता है। M फेज में पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और फिर साइटोकाइनेसिस होती है, मतलब साइटोप्लाज्म या सेल का डिवीजन होता है। तो हम देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है कि फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन की स्टेज दी गई हैं, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन ब्लू। तो सबसे पहले कौन सी होगी, G1 इसमें है, E इसमें है, E। उसके बाद क्या होगी, G2, पहले माफ करिएगा सॉरी, पहले होगी G1, फिर उसके बाद होगी S फेज जिसको सिंथेटिक फेज कहते हैं, तो E के बाद C। तो यही सही है, यही आंसर हो गया हमारा। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, और ये हो गया पांचवा। मिला लीजिए आप, यही आंसर हो गया। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ अपने प्रीवियस लेक्चर में। फिर अगला क्वेश्चन आया हुआ सेल साइकिल से ही आया हुआ है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको मैं आपको बना के पूरा बताऊंगा, सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स जितने टाइप के होते हैं। ये लिखा हुआ क्वेश्चन कि स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग किस फेज में होते हैं। आइए देख लेते हैं। हमें पता है जब प्रोफेज होता है, प्रोफेज फर्स्ट हो जाता है तो सारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो ईआर की मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियोलस है वो सब डिसअपीयर हो जाता है। उसके बाद सेल मेटाफेज में पहुंचती है। मेटाफेज में क्या होता है, मान लीजिए ये आपका क्रोमोसोम है, मेटाफेज में ये क्रोमोसोम है आपका, ये आपका क्रोमोसोम है मेटाफेज में। यहाँ पे सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो चुका होता है, हमें पता है G1 में स्टार्ट होता है सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन और G2 में S में कंप्लीट हो जाता है, और वहीं से G2 आते आते प्रोफेज आते आते इसका डुप्लीकेशन हो जाता है, और ये क्या करती है, स्पिंडल फाइबर रिलीज करने लगती है। अब क्या है, हमें पता है ये क्रोमोसोम सारे मेटाफेजिक प्लेट है, ये क्या है, मेटाफेजिक प्लेट है। ये है सेंट्रियोल आपका, ये सेंट्रियोल है। ये क्या करता है, कुछ ऐसे छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल रिलीज करता है, इधर से भी कुछ छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स को रिलीज करता है। ये जो छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इनको हम कहते हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। फिर उसके बाद कुछ ये ऐसे रिलीज करता है कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स को, कुछ बड़े बड़े माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ऐसे रिलीज करता है ये। जो ये बड़े बड़े जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनको हम कहते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, कुछ फिर यहाँ पे ये हमें पता है ये सेंट्रोमियर होता है क्रोमोसोम का, ये काइनेटोकोर होता है, ये काइनेटोकोर होता है। तो कुछ जो स्पिंडल फाइबर हैं वो यहां से आके अटैच हो जाते हैं, ऐसे ऐसे अटैच हो जाते हैं ऐसे। इन स्पिंडल फाइबर को, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम कहते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कब आए, ये स्टेज कौन सी थी, मेटाफेज। ये मेटाफेज की स्टेज में थे, तो इसका आंसर क्या हो गया, मेटाफेज। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको जो कंफ्यूजन रही होगी एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल, उन सब में
जो दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम रही होगी वो खत्म हो गई होगी। ये जो सेंट्रियोल होता है हमें पता है वो कहाँ से निकलता है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर से, और जहां से निकलता है वो माइनस होता है और इधर ये प्लस होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मेक द कॉलम का क्वेश्चन है, हम इसको जल्दी से फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। इजी सा क्वेश्चन है। जो GLUT4 है हमें पता है ये कहीं ना कहीं जो ग्लूकोज है उसके ट्रांसपोर्ट के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा ये कहीं ना कहीं जो ग्लूट जो होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं, ये करता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट करता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट करता है। और ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें नो एनर्जी, नो एटीपी, कोई एटीपी नहीं इन्वॉल्व होती। करता कैसे है, बाई कन्फॉर्मेशनल चेंज, कन्फॉर्मेशनल चेंज। ठीक है, तो ग्लूट का हो गया फोर्थ, हम देख लेते हैं एक का फोर्थ इसी में है केवल ये आंसर। और फिर भी देख लेते हैं इंसुलिन क्या है, हमें पता है इंसुलिन एक हार्मोन है। ट्रिप्सिन जो कोलेजन है ये क्या है हमारा, ये कहीं ना कहीं हमारे इंट्रासेलुलर का ग्राउंड सब्सटेंस है, और ये सबसे ज्यादा जो कोलेजन है मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होती है हमारी बॉडी की वो है। और ट्रिप्सिन कहीं ना कहीं एंजाइम है। इसका आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा हुआ है डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ये हमें पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट में है वो डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर डीएनए होता है। अगर ये पूछ लेता आपसे कहीं दूसरे क्वेश्चन में कि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए बताइए, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा डीएनए होता है, इसमें भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। अगर ये आपसे कहीं दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि एस्केरिचिया कोलाई में कैसा डीएनए होता है, तो यहाँ पे डीएस डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर। अगर आपसे पूछ लेता कि बैक्टीरियोफाज जो होता है, जो बैक्टीरिया को ईट करता है, जो बैक्टीरियोफाज है इसमें कैसा होता है, तो यहाँ भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो ये याद रखिएगा, कुछ कॉमन एग्जांपल हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। सीधा क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन्होंने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि एक पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट है was crossed with red flowered snapdragon plant. What type of phenotype is are expected in the progeny? तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं। इजी सा क्वेश्चन है ये कह रहे हैं कि एक पिंक है फ्लावर, इसका क्रॉस कर रहे हैं रेड फ्लावर से। अगर पिंक है तो उसका जो जीनोटाइप होगा वो कहीं ना कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, जो रेड है उसका कैपिटल आर होगा। हम बना लेते हैं सिंपल सा पनट स्क्वायर, पनट स्क्वायर बना लेते हैं और ये भी पता चल जाएगा हमें। सॉरी, दो आए हैं ऐसे और दो हमें मिले हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, और दो मिले हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर, दो ये मिले हैं। तो जो ऐसे वाले होंगे वो कैसे होंगे, कहीं ना कहीं रेड होंगे, ये होंगे ये कहीं ना कहीं पिंक होंगे। तो हमें रेड भी मिल रहे हैं और पिंक भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो रेड फ्लावर्ड एज वेल एज पिंक फ्लावर्ड, यही इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। फिर पूछा हुआ इन प्लांट ब्लैक सीड कलर कैपिटल बी ऑब्लिक कैपिटल बी स्मॉल बी इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट सीड कलर small b in order to find out genotype of the black seed plant with which of the following genotype will be cross it। अब यहाँ क्वेश्चन समझने वाली चीज है, इसको सॉल्व करने वाली चीज नहीं। ये हमसे पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, जीनोटाइप। हमें पता है अगर हमें जीनोटाइप पता करना हो तो हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन का अगर हमें जीनोटाइप किसी भी जीनोटाइप पता करना हो, जीनोटाइप ऑफ अननोन प्लांट,
अननोन प्लांट का अगर जीनोटाइप पता करना हो तो हमें पता करना हो तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए कर देते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस कर देते हैं। टेस्ट क्रॉस किससे कहते हैं, विथ होमोजाइगस रेसेसिव। होमोजाइगस रेसेसिव के साथ टेस्ट क्रॉस कर देते हैं। यहां देखो होमोजाइगस रेसेसिव कौन सा है, एक ही ऑप्शन में आपके स्मॉल बी, यही आंसर हो जाएगा। केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी थी आपको कि क्या पूछ रहा है और उसके बेसिस पे ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपको पकड़ना था, यहाँ पे जीनोटाइप जो पूछा आपसे ये पकड़ना था आपको, और ये आपका आंसर हो गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा हुआ था, कोई बहुत ज्यादा मैथ नहीं लगनी थी इसमें। एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है जेनेटिक से ही ब्लड ग्रुप का। ये पूछ रहा है कि एज पर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज बी पॉजिटिव। ये बता रहा है कि फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है, और इसका क्रॉस, इससे इनका क्रॉस हुआ है मदर, और इनका जो ब्लड है वो ए पॉजिटिव है। और ये भी बता रहा है कि इनसे जो इनका जो चाइल्ड है वो ओ पॉजिटिव है। तो क्या होगा, तो ये ओ बनने के लिए कहीं ना कहीं आईओ चाहिए होता है। तो यहाँ तो एक आई तो होगा दोनों में, तभी ये इनके जो प्रोजनी है, जो चाइल्ड है उसमें आया होगा। और ये बी है तो हमें पता है कहीं ना कहीं एक आई बी होना चाहिए। ये ए है तो हमें पता है कहीं ना कहीं आई ए होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ए ओनली। हम इसको थोड़ा सा और आपको समझा देते हैं कि ब्लड ग्रुप हम कैसे वो करते हैं, डिसाइड करते हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ध्यान से देखिएगा, किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसका जो जीनोटाइप हो सकता है वो आई ए हो सकता है या आई ओ हो सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका आई बी हो सकता है और आई ओ हो सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका एक ही होगा आई ओ। और किसी का अगर ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी भी होता है, तो इनका ए बी या बी ए, इतने टाइप के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया है कि ऐसे इसको करते हैं। और बी मांगा हुआ था तो हमें पता है ब्लड ग्रुप बी के लिए या तो ये वाला होना चाहिए या तो ये वाला होना चाहिए, और इनसे ओ बन रहा है तो कहीं ना कहीं एक ओ होना चाहिए आई ओ। तो इसको ले लिया हमने, ए वाले को हमने ये वाला ले लिया, और बी वाले से हमने ये वाला ले लिया, और इनका ये आ गया, पहला इसका आंसर हो गया। फिर मेंडल के लॉ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। हमें क्या करना है, मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे इसको वो करना है। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड वन इज अदर इज रेसेसिव। सही बात है कि अगर कोई ये फैक्टर है मान लीजिए, तो ये वाला जो कैपिटल आर है डोमिनेंट हो गया, ये रेसेसिव हो गया। एलील डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन बोथ द कैरेक्टर अपीयर एज सच इन F2 जनरेशन। नहीं, अगर एलील है तो वो कैरेक्टर तो शो करेगा अपना, ऐसा नहीं होगा। फैक्टर अगर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट, सही बात है। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग ए पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, बिल्कुल मेंडल ने फैक्टर कहा था, बाद में इसी को जीन कहा गया। द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेंडल कैरेक्टर इज फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो बी वाला था ये गलत हो गया, बाकी इसके सारे सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए सी डी ई ओनली। फिर यहाँ पे कुछ वो दिया हुआ है, कुछ क्रोमोसोम दिए हुए हैं, कुछ सिंड्रोम दिए हुए हैं, और उनका क्रोमोसोम नंबर पूछा हुआ है। तो हमें पता है, हम कुछ पहले इधर लिख लेते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आपके पास एक चार्ट भी हो जाएगा और चीजें आपके लिए इजी भी हो जाएंगी। हमें पता है कि एक तो जो कोई सिंड्रोम अगर है तो वो ऑटोसोम पे हो सकता है या सेक्स क्रोमोसोम पे हो सकता है। जो ऑटोसोम पे होता है उनमें तीन है, या तो वो ऑटोसोम के 21 पे, ऑटोसोम पे जो हो रहा है वो ट्राइसोमी है। यहाँ पे सारे एग्जाम्पल ट्राइसोमी के हम लोग करेंगे। 21 पे अगर वो हो रहा है तो उसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। अगर वो 18th क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो रही है, 18th क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो रही है, तो उसको हम कहते हैं
एडवर्ड सिंड्रोम। अगर 13th क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी हो जाए ऑटोसोम पे तो उसको हम कहते हैं पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमने ये एक्स क्रोमोसोम की बात करें अगर, तो अगर एक्स ओ हो जाए, एक्स और ओ कंडीशन आ जाए, मोनोसोमिक इसको कहते हैं, मोनोसोमिक। ये 6 क्रोमोसोम का होगा। मोनोसोमिक अगर हो जाए तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे जैसे है तो 47 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 47 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 47 है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45 हो जाते हैं और ये फीमेल्स में कॉमन होता है, टर्नर सिंड्रोम हो जाता है इससे। दूसरा जो होता है, जो एक्स क्रोमोसोम है या तो ऐसा हो जाए या तो ऐसा हो जाए। इन दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, ट्राइसोमी अगर एक्स क्रोमोसोम की हो रही है तो दोनों ही केस में क्या होगा, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। तो दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, अब यहीं पे कॉन्सेप्ट और हम समझ लेते हैं एक बार बॉडी का। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है बार बॉडी क्या है। तो बार बॉडी कुछ नहीं है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम माइनस नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम -1 हो जाएगा। जैसे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे 3 क्रोमोसोम है तो यहाँ पे कितने बार बॉडी होनी चाहिए, 3 एक्स है तो 3 - 1 मतलब 2 बार बॉडी। हम इसकी बात करें अगर तो इसमें 2 हैं तो 2 - 1 मतलब 1 बार बॉडी, 1 बार बॉडी हो जाती। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा और ये इसका आंसर हम अब निकाल लेते हैं। डाउन सिंड्रोम से क्या होगा, डाउन सिंड्रोम कहीं ना कहीं ये आता है 21 की ट्राइसोमी पे। क्लाइन फिल्टर आता है हमारा जो होता है वो एक्स क्रोमोसोम पे। तो हम मिला लेते हैं ए का थर्ड मिला लेते हैं, इसी में केवल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कुछ मैच द कॉलम है, ये कह रहा है 2 or more अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। हमें पता है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को एलील कहते हैं। अगर क्लास ऑफ F1 प्रोजनी विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, अगर अभी हम पीछे ही देखा है, अगर रिसेसिव पेरेंट से हम कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हमने कहा था टेस्ट क्रॉस। ठीक है, क्रॉस ऑफ F1 प्रोजनी ऑफ एनी ऑफ पेरेंट, किसी भी पेरेंट से कर देंगे वो क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्लांट, इसको क्या कहते हैं, प्लॉइडी। हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम देखते हैं टेस्ट क्रॉस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। टेस्ट क्रॉस, मान लो एक पेरेंट 1 है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल ए, ये पेरेंट 2 है जिसका जीनोटाइप है स्मॉल ए। इससे जब प्रोजनी बनेगी F1 में, मान लो F1 में प्रोजनी बनी तो कैपिटल ए स्मॉल ए। अब और ये कैसा होगा, टॉल होगा। और यही अल्टरनेट फॉर्म है जीन की, इसी को एलील कहते हैं। इसी अल्टरनेट फॉर्म को जो कैपिटल ए है यही एलील है। ये टॉल है, इसका हम क्रॉस किससे करा दें, अगर इसका क्रॉस अगर हम करा दें इस वाले पेरेंट से, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से, तो हम इसको क्या कह देंगे, टेस्ट क्रॉस। और अगर चाहे हम इसको होमोजाइगस डोमिनेंट से कराएं चाहे होमोजाइगस रिसेसिव से कराएं, एनी ऑफ द पेरेंट्स से अगर करा दें, एनी ऑफ द पेरेंट्स, किसी भी पेरेंट्स, चाहे होमोजाइगस रिसेसिव हो चाहे वो डोमिनेंट हो, तो ऐसे क्रॉस को हम क्या कहेंगे, बैक क्रॉस। ऐसे क्रॉस को क्या कहेंगे हम, बैक क्रॉस। और जो टेस्ट क्रॉस है ये इसीलिए इसको बोला जाता है कि ए टाइप ऑफ बैक क्रॉस, ए टाइप ऑफ बैक क्रॉस। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं, 1 का थर्ड देख लेते हैं किसमें, इसी में, इसी का आंसर हो गया। बी का 4th बिल्कुल, सी का 1, यही आंसर है थर्ड।
अब कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, बहुत इजी है। बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस का आप दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो को, आपको मजा आने वाला है। फिर कह रहा है कि विच वन इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज गिवन टेम्पलेट। इस टेम्पलेट का इनमें से कौन सा करेक्ट प्रोडक्ट होगा। तो हमें पता है ये डीएनए दिया हुआ है, डीएनए का दिया हुआ है, हमें एमआरएनए का प्रोडक्ट ढूंढना है, एमआरएनए का प्रोडक्ट ढूंढना हुआ है। और हमें पता है डीएनए में जो ए होता है वो आरएनए में यू में चेंज हो जाता है। डीएनए सिंथेसिस कैसी होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया गया है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिया गया है। तो हमें जो हमारा जो सीक्वेंस आना चाहिए वो 5 प्राइम से स्टार्ट होना चाहिए और 3 प्राइम पे एंड होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, इसमें सारे ही 5 प्राइम से स्टार्ट हो रहे हैं। दूसरा देख लेते हैं, पहले का टी है, हमें पता है अगर यहाँ पे एडेनिन है तो थायमिन से कर रहा था, लेकिन अगर यहाँ हो, अगर ये एमआरएनए में होगा तो एडेनिन जो है किससे करेगा, यूरेसिल से करेगा। एडेनिन किससे करेगा, यूरेसिल से। तो थायमिन है, एडेनिन है, एडेनिन है, यूरेसिल है, सही बात है। 3 में यूरेसिल है, इसमें नहीं, ये तो यहीं से कट गया। सी साइटोसिन का गुआनिन से, एडेनिन का यूरेसिल से, सही है यहां तक। फिर गुआनिन का एडेनिन से, थायमिन का एडेनिन से, फिर गुआनिन साइटोसिन, यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पे एडेनिन आ गया, यहाँ पे साइटोसिन ये भी है। फिर एडेनिन 3 बार है, यहाँ भी एडेनिन 3 बार है, यहाँ भी एडेनिन 3 बार है, यहाँ भी 3 बार है। तो ये तो पहले ही कट गया था, ये बचा हुआ है अभी, ये तो आंसर कट ही गया था पहले। फिर ए है, यू है, थायमिन का एडेनिन से, एडेनिन का यूरेसिल से, ठीक है, एडेनिन का यूरेसिल से। फिर एडेनिन का थायमिन का एडेनिन से, फिर साइटोसिन है, गुआनिन। फिर एडेनिन है, एडेनिन का एडेनिन है, फिर एडेनिन यूरेसिल है, यहाँ पे यूरेसिल नहीं है, यहाँ पे ये एडेनिन ही दे दिया है इन्होंने, गुआनिन दे दिया है, एडेनिन की जगह पे गुआनिन। तो ये आंसर नहीं हुआ, इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। आप मिला लीजिएगा, हम यहाँ पे आपको करके बता देते हैं इसका क्या होना चाहिए, यहाँ पे बता देते हैं। टी है, ए है, सी है, ए है, टी है, जी है, सी है, ए है, 3 बार ए है, टी है, ए है, टी है, ए है, टी है, सी है, ए है, टी, सी, ए। ये 5 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम है। तो हमें यहाँ 5 प्राइम पे, तो थायमिन एडेनिन से करेगा, एडेनिन यूरेसिल से करेगा, और साइटोसिन गुआनिन से करेगा, एडेनिन यूरेसिल से करेगा, थायमिन एडेनिन से करेगा, गुआनिन साइटोसिन से, गुआनिन साइटोसिन से, साइटोसिन गुआनिन से, एडेनिन जो है यूरेसिल से, सॉरी एडेनिन जो है यूरेसिल से, ये एडेनिन भी यूरेसिल से, ये भी यूरेसिल से, थायमिन जो है एडेनिन से, थायमिन एडेनिन से, एडेनिन यूरेसिल से, थायमिन फिर एडेनिन से, सी गुआनिन से, एडेनिन जो है यूरेसिल से, थायमिन एडेनिन से, साइटोसिन गुआनिन से, एडेनिन यूरेसिल से। यही आना चाहिए, और ये वाला जो आप मिला लीजिएगा इसी में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट जो है अपना क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया रेप्लिकेशन का, इकोलाई के रेप्लिकेशन से। ये पूछा हुआ है कि द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन दैट इज 3 to 5। नो, ये 5 to 3 करता है, और दूसरे स्ट्रेन का फिर इधर 5 to 3 करता है, ऐसे करता है। द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन वन डायरेक्शन नहीं, बोथ द डायरेक्शन करता है। वन डायरेक्शन ये लिखा हुआ है यहाँ, इसको पकड़ना था, यहाँ आपको बोथ होता है। The DNA dependent DNA polymerase catalyze polymerization of 5:3 as well as 3:5 डायरेक्शन नहीं, 5:3 होगा इधर से, फिर इधर से 5:3 होगा, तो मतलब दोनों ही डायरेक्शन से 5:3 होगा।
फिर है द डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमर कैटलाइज पॉलीमरेशन ऑफ 5 into 3 डायरेक्शन, बिल्कुल यही आंसर सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये पूछा हुआ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, तो हमें पता है आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड होता है ये कहीं ना कहीं जो टी आरएनए होता है हम इसको ऐसे लिखते हैं MRT, सॉरी RMT, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो हम ऐसे याद रखते हैं, टी आरएनए किससे आएगा, आरएनए पॉल थर्ड से। फिर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो टर्मिनेशन के लिए हमें पता है कौन सा आता है, रो फैक्टर, रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट दो तरीके से टर्मिनेशन होता है, तो रो फैक्टर यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका। फिर स्प्लाइसिंग होगा, स्प्लाइसिंग कैसे होगा, कुछ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होती है जिनको हम SNRPs कहते हैं, SNRNPs कहते हैं, इनके थ्रू होता है। ये एक कॉम्प्लेक्स होता है जो बनाता है जो स्प्लाइसिंग में रोल प्ले करता है। टाटा बॉक्स हमें पता है, टाटा बॉक्स क्या होता है, ये प्रमोटर रीजन में पाया जाता है जहां पे जाके कोई प्रमोटर आके बाइंड करता है, इनहांस करता है। तो हम इसका देख लेते हैं, ए का फोर्थ, ये फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। बी का थर्ड है, ए का फोर्थ है, सी का वन है और डी का सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई हो, हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए जब लेक ओपेरॉन पढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे कोई प्रमोटर होता है, इस रीजन में कोई प्रमोटर है, ये यहाँ पे कोई ऑपरेटर होता है और यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, जिसमें जो स्ट्रक्चरल जीन है वो होता है लेक जेड, दूसरा होता है लेक वाई और तीसरा होता है लेक ए। ये 3 जीन है। जो लेक जेड है वो सिंथेसिस करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज की, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज करता क्या है, जो लैक्टोज होता है इसको ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में ब्रेक करता है, जो ये लेक वाई है ये सिंथेसाइज करता है लेक परमिएज की सिंथेसिस करता है, और ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहां चला जाता है, ये क्या हेल्प करता है, बीटा जो गैलेक्टोसाइडेज है उसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेल के अंदर पहुंचा देता है, लेक परमिएज। लेक वाई जो होता है ये इनकोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज। ये ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है, सेल को डिटॉक्सिफाई करती है। तो ये कैसे काम करता है, मान लो ये सेल है, ठीक है, ये सेल है और ये सेल में क्या है, यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टर लगा होगा, इसी को सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये परमिएज है, ये कुछ नहीं है, परमिएज है, और ये होता क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होगा, जो हमारा लैक्टोज है वो इसी से अंदर जाएगा। यहाँ लैक्टोज था, बाहर बना, बैक्टीरिया ने बनाया, लैक्टोज अंदर आ गया यहाँ पे, और ये लैक्टोज जो आएगा ये इसी के साथ थ्रो क्या आएगा, ये अंदर आएगा। तो ये इसका जो अंदर आ जाएगा तो H+ बाहर चला जाएगा इससे। जब H+ बाहर जाएगा तो इसको, ये परमिएज जो होता है इसी को लीकी चैनल भी कहते हैं, लीकी चैनल। और जो लीकी चैनल होते हैं ये क्या होते हैं, ये बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन किसी भी जीन का, बेसल लेवल का ट्रांसक्रिप्शन किसी भी जीन का हमेशा कराते रहते हैं। तो थोड़ी सी एक्टिविटी रहेगी, चाहे वो ऑफ हो लेक ओपेरॉन, चाहे वो ऑन हो। अगर ऑन ऑफ हो रहा है, जरा सी भी एक्टिविटी आ रही है उसमें, तो वो किसकी वजह से होगा, वो लीकी चैनल की वजह से होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, द लैक्टोज प्रेजेंट इन ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय एक्शन ऑफ, किसकी एक्शन से जा रहा है, परमिएज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, परमिएज। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्होंने फिर मैच द कॉलम ही दिया हुआ है और हम इसको देख लेते हैं।
कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसमें उन्होंने रेड की फॉर्म लिया हुआ था, जिसमें आर और एस फॉर्म थी रेड की, और उसको फिर एब्जॉर्ब कर ले रहा था हीट किल्ड में, और ये सब पूरा एक कॉन्सेप्ट था, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में आगे आने वाले लेक्चर्स में। फिर मेसेल्सन एस्थल ने क्या कहा था, सेमी कंजर्वेटिव। हम इसको एक ही से मिला लेते हैं, 1 का फोर्थ देखिए, 1 का थर्ड इसमें भी है, 1 का थर्ड इसमें भी है। दूसरा देख लेते हैं, डी का सेकेंड, डी का फोर्थ है, डी का सेकेंड, यहाँ ये आंसर हो गया। हरगोविंद खुराना ने क्या किया था, ये आर्टिफिशियल इन्होंने सिंथेसिस की थी जीन की, कोरेनबर्ग नायरेनबर्ग के साथ मिलके, जेनेटिक कोड भी उसको दिया था, जनरेट किया था इन्होंने, और टीआरएनए एलानिन उसकी आर्टिफिशियल सिंथेसिस की थी किन्होंने, हरगोविंद खुराना ने। ये इंडियन साइंटिस्ट थे, इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट थे, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। और जेकब मोनेट ने क्या किया था, ये हमें पता है, ये लेकोप्रॉन जो हमने पीछे भी डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय द 3 रीजंस इन डीएनए, दीज आर विथ रिस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ठीक है, हम पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं इस वाले में। ये कोई जीन है या डीएनए है, ठीक है, कहीं पे यहीं पे एक यहीं पे +1 रीजन होता है, +1 रीजन होगा, और यहीं पे कहीं पे प्रमोटर होता है, कहीं पे प्रमोटर होगा। तो इधर का जो एरिया होगा, इधर का जो डीएनए होगा प्रमोटर की लेफ्ट साइड का, वो क्या होगा, अपस्ट्रीम, जीन का अपस्ट्रीम। इधर वाला जो एरिया होगा वो जीन का क्या होगा, डाउनस्ट्रीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। +1 का रीजन होता है प्रमोटर के पास, उसके लेफ्ट साइड जो होगा वो अपस्ट्रीम होगा, और राइट साइड होगा वो डाउनस्ट्रीम होगा। डाउनस्ट्रीम कैसे पहचानते हैं, उधर क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन होंगे, स्ट्रक्चरल जीन की साइड में होगा, साइड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन के साइड में जो होगा वो डाउनस्ट्रीम जीन होंगे। ठीक है, तो इन्होंने पूछा हुआ है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा ये बोलेंगे कि जहां से अगर कोई जीन है, तो हमें पता है कोई जीन होगा, यहाँ पे ऑपरेटर होगा कोई, फिर उसके बाद कोई यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन होगा, ये स्ट्रक्चरल जीन है। यहां से कुछ स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा ये कहीं ना कहीं, और यहाँ पे कहीं पे ये एंड होगा। जहां पे एंड होगा उसको टर्मिनेशन कहेंगे, टर्मिनेटर, और जहां से स्टार्ट होगा उसको कहेंगे इनिशिएटर, इनिशिएटर। तो अब इसमें क्या क्या होगा, प्रमोटर होगा, जो हमारा एक डीएनए का जो रीजन होगा इसको प्रमोटर होगा, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चरल जीन है, इसमें क्या होंगे, स्ट्रक्चरल जीन, और यहाँ पे क्या है, टर्मिनेटर। यह वाला आंसर हो जाएगा फोर्थ, प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन। और इसी को हम ऐसी जीन जो जिसमें 3 चीजें हों, प्रमोटर हो, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन हो, उसके बाद टर्मिनेटर हो, इसी को हम ओपन रीडिंग फ्रेम बोलते हैं या ORF बोलते हैं। तो कभी ORF करके पूछ ले तब भी आप आंसर यही कर देना। तो इस प्रकार हमने सारी क्वेश्चन जो सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से आए हुए थे, उन सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है, और आपने देखा कितने सिंपल तरीके से हमने, कितने डिटेल्ड तरीके से हमने इनका सोल्यूशन देखा है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, और जो भी कहीं डाउट आ रहा हो, अभी भी कहीं डाउट आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उस चीज को अलग से वीडियो बना के डिस्कस कर देंगे। जितना भी हमने डिस्कस किया है, आप पूरा एक डिटेल सोल्यूशन हमने आपको दिया है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बोलिए, और उस चीज की क्वेरी जो होगी उसको दूर किया जाएगा। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए आप। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी नीट के एस्पायरेंट हैं या दूसरे एग्जाम्स के TGT PGT बायोलॉजी या CSIR का भी जो टारगेट कर रहे हैं, उनसे भी शेयर कीजिए। और आपको बहुत जो है आप इंजॉय करने वाले हो लेक्चर्स को, चाहे वो क्वेश्चन का डिस्कशन हो, जैसे आपने देखा अभी हमने कितनी डिटेल्ड वे में हमने क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करा दी।
जो प्रीवियस ईयर में अभी जो आया हुआ है, ये 5 मई को जो अभी हमारा क्वेश्चन पेपर अभी हुआ है एग्जाम, हमने देखा कि जितने भी 19 से 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए यहाँ पे और सब डिटेल में डिस्कस किए। तो आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे अगर पहली बार आप आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही मजेदार और फुल डिटेल के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है हमसे पढ़ने के बाद। नीट का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, जो टारगेट हम करा देंगे आपको। और हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन के लेक्चर ऑलरेडी हम दे चुके हैं, आप एक बार उनको देख लीजिए, फिर जो क्वेश्चन आए हुए होंगे प्रीवियस ईयर में उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और अच्छे से आपका हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।